हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2011 में रिलीज हुई होम इन्वेजन थ्रिलर मूवी यू आर नेक्स्ट। ये काफ़ी सिंपल होम इन्वेजन मूवी है जिसमें ऐड किए गए ट्विस्ट की वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग बन जाती है। तो गाइस अब बिना ज़्यादा देरी किए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि नोटिस करती है कि उसके घर का बैक डोर खुला हुआ था। वो लड़की उस डोर को बंद कर वापस अपने रूम में जाती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे वहां पर कोई और भी पहुंच चुका था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि बाथरूम में एरिक नहा रहा था। जब वो नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि एक विंडो पर किसी ने बाहर से यू आर नेक्स्ट लिखा था। जब वो उस विंडो के दूसरी तरफ देखता है तो वहां पर उस लड़की की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ता है और तभी वहां पर एक मास्क पहना किलर आ जाता है जो कि एक मशेटे से उसे मार देता है। और ये था इस मूवी का इंट्रो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक ओल्ड कपल पॉल और एब्रे को देखते हैं। ये दोनों अपनी 35th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और अपनी टूटी फैमिली को वापस से रीयूनाइट करने के लिए पॉल के रिटायरमेंट प्रोजेक्ट पर अपनी पूरी फैमिली का एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान करते हैं। रास्ते में वो लोग उनके नेबर एरिक के बारे में भी बात करते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे हमने स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। कुछ देर बाद वो लोग उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां पॉल देखता है कि घर का मेन डोर पहले से ही ओपन था। ये देखकर एब्रे काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, लेकिन पॉल कहता है कि शायद किसी वर्कर ने इस डोर को खुला छोड़ दिया होगा। ये सोचकर वो घर के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर वो सारी तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम पॉल के बेटे क्रिस को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड एरिन के साथ उसी घर की ओर आ रहा था। रास्ते में ही क्रिस एरिन को समझा देता है कि वो उसकी फैमिली से ज्यादा फ्रैंक ना हो। आगे हम देखते हैं कि रात को एब्रे घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे ऊपर वाले फ्लोर से किसी की फुटस्टेप्स सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है पॉल भी वहीं पर खड़ा हुआ था। ये देखकर एब्रे काफी ज्यादा डर जाती है और पॉल को लेकर सीधा ही उस घर से बाहर जाने लगती है। पर तभी पॉल एब्रे को बाहर भेजकर खुद ऊपर चेक करने के लिए जाता है और ऊपर वो जैसे ही एक रूम का डोर ओपन करने ही वाला था तभी वहां पर उसके पीछे क्रिस भी पहुंच जाता है। क्रिस पॉल से कहता है कि नीचे मेन डोर के पास उसकी मॉम रो रही है और ये कहकर वो पॉल को भी अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और घर को बिना अच्छे से चेक किए वापस घर के अंदर आ जाते हैं। रात को सब सो रहे थे पर जैसे ही एब्रे किचन में पानी लेने के लिए जाती है हम देखते हैं कि वही मास्क पहना किलर उसे छुपकर देख रहा था। अगले दिन क्रिस का भाई ड्रेक और उसकी वाइफ कैली भी वहां पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि ड्रेक और क्रिस के बीच की रिलेशन कुछ ठीक नहीं। अब लंच करने के बाद एरिन एब्रे से पूछती है कि क्या उसे घर के काम में उसकी कोई मदद चाहिए, जिस पर एब्रे थोड़ा सोचती है और कहती है कि उसे मिल्क चाहिए तो वो जाकर उसके पड़ोसी से थोड़ा मिल्क मांग कर ला सकती है। एरिन मिल्क लेने के लिए उसके पड़ोसी एरिक के पास जाती है और काफी देर तक दरवाजा नॉक करने के बाद भी एरिक डोर नहीं खोलता क्योंकि हम जानते हैं कि एरिक तो पहले ही मर चुका है। आगे हम देखते हैं कि रात को पॉल का छोटा बेटा फ्लेक्स, उसकी गर्लफ्रेंड जी और इनकी बहन एमी और उसका बॉयफ्रेंड तरीक भी इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये सभी लोग डिनर स्टार्ट करते हैं जहाँ बातों ही बातों में ड्रेक और क्रिस के बीच बहस होने लगती है। इसी बीच तरीक को लगता है कि उन्हें कोई विंडो से देख रहा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस विंडो के पास जाता है। जैसे ही वो वहां से बाहर देखने लगता है एक तीर सीधा ही उसके सर के पार हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते और भी काफी सारी एरोस उनकी ओर आने लगती है। उन एरोस से बचते हुए वो लोग किसी तरह डाइनिंग टेबल के पीछे छुप जाते हैं, पर इसी बीच ड्रेक एक एरो की वजह से बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। अब वो लोग मौका देखकर यहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उनके फोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। इसीलिए एमी डिसाइड करती है कि वो यहाँ सबसे तेज भाग सकती है तो वो यहाँ से बाहर भागकर इनके लिए मदद लाने की कोशिश करेगी या फिर सिग्नल मिलते ही वो पुलिस को कॉल करेगी। एमी जैसे ही अपनी पूरी स्पीड से दरवाजे के बाहर निकलती है एक शार्प फायर की वजह से उसका गला बुरी तरह से कट जाता है। सभी लोग उसे वापस अंदर खींच लेते हैं पर देखते ही देखते वो यहाँ पर मारी जाती है। एब्रे अपनी बेटी को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी थी, इसीलिए पॉल उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ आयरीन सभी से कहती है कि घर के सारे खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर दें और वो खुद भी जब ऐसा करने के लिए किचन में पहुंचती है तो एक किलर उस पर विंडो से अटैक कर देता है। आयरीन के पास एक नाइफ था जिससे वो खुद को किसी तरह उससे बचाती है और तभी हम देखते हैं कि एब्रे के बेड के नीचे
पीछे से भी किलर बाहर निकलता है। दरअसल बात ये थी कि एक नहीं बल्कि 3 किलर्स इन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। एक किलर घर के अंदर मौजूद था और 2 किलर बाहर से ही इन पर अटैक कर रहे थे। एब्रे की आवाज सुनकर सभी लोग उस रूम में जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि दीवार पर यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ था और उस किलर ने एब्रे को बुरी तरह से मार दिया। पॉल अपने फैमिली मेंबर्स को एक एक करके मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा टूट चुका था, इसीलिए वो सभी उसे नीचे ले आते हैं। इस बीच कैली उस रूम में अकेली थी और जब वो बेड के नीचे देखती है तो वो किलर अभी भी वहां पर मौजूद था। ये देखते ही वो चिल्लाते हुए यहाँ से निकलने लगती है और भागते हुए सीधा ही वो घर के बाहर निकल जाती है। ड्रेक भी कैली के पीछे जाता है, लेकिन उसके पीठ में जो एरो लगा था वो उस वायर से टच हो जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे वहीं पर गिर जाता है। बाकी सभी ड्रेक को ड्रैग करके घर के अंदर ले लेते हैं और आगे हम देखते हैं कि कैली भागते हुए किसी तरह नेबर के घर तक पहुंच जाती है। यहाँ वो उस बैक डोर पे नॉक करते हुए नेबर को आवाज लगा रही थी और इसी बीच वो किलर भी उसके पीछे पहुंच जाता है, जो सीधा ही एक एक्स से अटैक करके उसे मार देता है। यहाँ हम उस नेबर एरिक की डेड बॉडी भी देख पाते हैं और यही वजह थी कि वो कैली को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस उन सब के लिए मदद लाना चाहता था और आयरीन के काफी मना करने के बाद भी क्रिस एक नाइफ लेकर यहाँ से निकल जाता है। इस सब के बाद आयरीन जाकर किचन से कुछ नाइफ ले आती है और इसी बीच विंडो से एक किलर आयरीन पर भी अटैक कर देता है, पर यहाँ शॉकिंगली आयरीन उस किलर पर भारी पड़ती है और उस किलर का सर फोड़कर उसे मार देती है। फ्लेक्स और जी दूर से ही ये सब कुछ देख रहे थे और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल एक रूम को ओपन करता है। उस रूम के अंदर काफी सारा सामान रखा था, जिससे उसे पता चल गया कि इस रूम में पहले से ही किलर मौजूद था। तभी पूरे घर की लाइट्स भी बंद हो जाती है, इसलिए फ्लेक्स आयरीन से कहता है कि वो बेसमेंट में जाकर सर्किट चेक करे और इस बीच वो और जी जाकर उसके डैड को ढूंढेंगे। आयरीन बेसमेंट में जाती है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही लाइट वापस आ जाती है। इधर पॉल फ्लेक्स और जी को बताने लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ किसी ने बहुत पहले से ही प्लान कर रखा है। उसके इतना कहते ही एक किलर पीछे से आकर उसका गला काट देता है और यही टाइम है कि आप कमेंट करके बता दो कि आपके हिसाब से इस सब के पीछे कौन हो सकता है। फ्लेक्स और जी बिना कुछ किए पॉल को मरता हुआ देख रहे थे और वो किलर भी उन दोनों को कुछ भी नहीं करता। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्लेक्स और जी भी इसमें शामिल है या फिर इस सब के पीछे यही दोनों थे। इधर वो दूसरा किलर भी घर के अंदर एंटर हो जाता है और आयरीन भी उसे छुप कर देख रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो तीनों किलर्स भी आपस में भाई थे और अपने एक भाई को मरा हुआ देखकर वो किलर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी उसे आयरीन की आवाज आ जाती है और जिस दरवाजे के पीछे आयरीन छुपी हुई थी वो उसे तोड़ने लगता है। इसी बीच ड्रेक को भी होश आ चुका था और वो चलते हुए उसी किलर के सामने आ जाता है। किलर आयरीन को छोड़कर ड्रेक को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसका फायदा उठाते हुए आयरीन भी एक स्क्रू ड्राइवर से उस किलर को स्टैप कर देती है। वो किलर सीधा ही यहाँ से बाहर भाग जाता है और इधर जी और फ्लेक्स भी ये सब कुछ अच्छे से देख रहे थे। आयरीन उन दोनों से पॉल के बारे में पूछती है तो फ्लेक्स उसे झूठ कहता है कि वो ऊपर आराम कर रहे हैं। यहाँ वो लोग 2 टीम बनाते हैं जहाँ फ्लेक्स और ड्रेक जाकर कुछ वेपन जमा करेंगे। दूसरी तरफ आयरीन और जी कुछ ट्रैप्स बना रहे थे, जहाँ आयरीन जी को बताती है कि वो बचपन में एक सर्वाइवल कैंप में ही रहा करती थी। उस सर्वाइवल कैंप से ही उसने ये सब कुछ सीखा और आज वही सारी चीजें उनके काम आ रही है। इधर फ्लेक्स भी मौके का फायदा उठाते हुए कुछ स्क्रू ड्राइवर से ड्रेक को स्टैप कर देता है, क्योंकि एक एरो से तो इसका कुछ भी नहीं हुआ। आयरीन पॉल को लेने के लिए ऊपर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि पॉल तो कब का मर चुका है। तभी वहां एक किलर भी उसके पीछे पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए आयरीन सीधा ही विंडो से जंप कर देती है। वो झाड़ियों में जाकर छुप जाती है, पर वहां आयरीन का सामना उस दूसरे किलर से होता है। उससे बचते हुए आयरीन वापस से घर के अंदर आती है और वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। तभी वो किलर भी उसे ढूंढते हुए खिड़की से अंदर आता है, जहां वो ट्रैप उसके पैर में लग जाता है। इसकी वजह से फ्लेक्स, जी और वो तीसरा किलर भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आयरीन उनकी बातें सुन लेती है। तभी आयरीन के फोन में सिग्नल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका फोन रिंग होने लगता है। आयरीन 911 पे मैसेज करती है और यहाँ से निकलकर बाहर जाती है। सभी लोग आयरीन के पीछे बाहर भागते हैं, लेकिन आयरीन अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस दूसरे किलर को भी मार देती है। इसके बाद वो बेसमेंट से कुछ सामान लेती है और घर के मेन डोर पर एक ट्रैप सेट कर देती है। यहाँ से आयरीन वापस बेसमेंट में जाती है, जहाँ वो उस बचे हुए आखिरी किलर को भी अपने कैमरा की फ्लैश की मदद से डिस्ट्रैक्ट करके मार देती है। इधर फ्लेक्स और जी भी घर के अंदर वापस आते हैं, जहाँ फाइनली इन तीनों की फाइट होती है। आयरीन उन दोनों को ही काफी आसानी से संभाल लेती है और इसके बाद वो फ्लेक्स के सर को ग्राइंड करके और जी के सर में स्टैब करके उन दोनों को ही मार देती है।
अब मूवी एंड होने से पहले एक फाइनल ट्विस्ट भी हमारे सामने रिवील होता है, जहां फ्लेक्स के फोन पर क्रिस की कॉल आती है। आयरीन जब उस कॉल को रिसीव करती है तो क्रिस पूछ रहा था कि क्या उन लोगों ने सभी को अच्छे से मार दिया। ये सुनकर आयरीन उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद क्रिस खुद ही घर के अंदर आ जाता है। आयरीन यहाँ क्रिस को फेस करती है और अब जब क्रिस का सच आयरीन के सामने आ ही चुका है तो वो अपना सारा प्लान उसे बता देता है। दरअसल बात ये थी कि पॉल और एब्रे के नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टीज थी और क्रिस काफी ज्यादा कर्ज में था और बाकी सबको भी उसी ने इस प्लान में शामिल किया था। वो बताता है कि उसने नेबर्स को इसीलिए मारा ताकि ये सारी किलिंग्स का ब्लेम किसी सीक्रेट कल्ट या ग्रुप के ऊपर चला जाए। वो आयरीन से कहता है कि वो पैसे आधे आधे बांट लेंगे और चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन आयरीन ये बात जानती है कि कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी और पुलिस को यहाँ का हाल देखकर यही लगेगा कि आयरीन ने पैसों के लिए उन किलर्स के साथ मिलकर क्रिस की सारी फैमिली को मार दिया। आयरीन क्रिस की बातों में नहीं आती और एक नाइफ से वो क्रिस को भी स्टैब करके मार देती है, पर तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुकी थी और एक ऑफिसर आयरीन को ही सस्पेक्ट समझकर शूट कर देता है। इसके बाद वो ऑफिसर मेन डोर से अंदर आने लगता है और जैसे ही वो अंदर आता है आयरीन के ट्रैप की वजह से वो भी यहाँ पर मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज लाता रहता हूँ। तो गाइज अब मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।